तो चलिए देखते हैं गेट एक्सी 2019 के मैथ्स क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने प्रोबेबिलिटी से। द क्वेश्चन इज लेट एक्स बी द पॉइजन रैंडम वेरिएबल with parameter lambda is equal to 1, then the probability p of x is greater than equal to 2, less than equal to 4 equals what? Option A 19/24e, ऑप्शन बी 17/24e, ऑप्शन सी 13/24e या फिर ऑप्शन डी 11/24e। वीडियो को पॉज करें और एक बार खुद से ट्राई करें। चलिए देखते हैं सोल्यूशन। वो कह रहे हैं x इज अ पॉइजन रैंडम वेरिएबल। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में जो रैंडम वेरिएबल x होता है उसका नेचर होता है डिस्क्रीट। सो x इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, सबसे पहला पॉइंट। उसके बाद वो कह रहे हैं कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करना है। सो अकॉर्डिंग टू द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन p ऑफ x इज इक्वल टू e to the power minus lambda into lambda to the power x upon x factorial, where lambda is the parameter। यहाँ पर पैरामीटर का वैल्यू दे रखा है, पैरामीटर का वैल्यू है 1, ठीक है, लैम्डा की वैल्यू 1 है। ओके, एज पर द क्वेश्चन लैम्डा इज 1, बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? तो यहाँ पर x की रेंज है, x की कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है। x इज इन द रेंज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बट लेस देन इक्वल टू 4। अब यहाँ पर डाउट आता है, सर जब भी हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं इन रैंडम वेरिएबल तो दो फॉर्मूला है, एक है इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, दूसरा है समेशन वाला फॉर्मूला। हमको कैसे समझ में आएगा कि इंटीग्रेशन यहाँ पर यूज़ करना था या समेशन यूज़ करना था? क्योंकि कोई कहता इंटीग्रल 2 से 4 p ऑफ एक्स डी एक्स, कोई कहता समेशन 2 से 4 p ऑफ एक्स। सो विच वन इज़ करेक्ट? तो फॉर्मूला डिपेंड होता है फ्रॉम द नेचर ऑफ रैंडम वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, तो फॉर्मूला में समेशन का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। इसलिए अगर आपसे कोई कहते हैं फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू 4, तो आपको कहना है समेशन x इज गोइंग फ्रॉम 2 to 4 p ऑफ x, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं पहले x को 2 रखेंगे, समेशन है तो एडिशन, उसके बाद x को 3 रखेंगे, उसके बाद x को 4 रखेंगे, दैट्स इट। इसके आगे जा नहीं सकते क्योंकि 2 से 4 है। ओके, तो x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 4। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन हमको आंसर मिल रहा है, हमको फाइनल आंसर मिल रहा है। x की वैल्यू 2 रखी गई है सबसे पहले, सो e टू द पावर माइनस लैम्डा की वैल्यू 1 थी, इंटू लैम्डा टू द पावर x अपॉन x फैक्टोरियल। उसके बाद x को 3 रखा गया था, सो e टू द पावर माइनस लैम्डा टू द पावर x अपॉन x फैक्टोरियल। उसके बाद x को 4 रखा गया था, सो दिस इज द थिंग। यहाँ पर e टू द पावर माइनस लैम्डा को कॉमन निकाला जा सकता है, तो अंदर बच जाएगा 1/2 प्लस 3 फैक्टोरियल जो होता है वो 3 × 2 6 हो जाता है, एंड 4 फैक्टोरियल इज 4 × 3 × 2 दैट इज 24। यस, सो 1/24। अगर आप ध्यान से देखते हो अब कैलकुलेशन कैसे सिंप्लीफाई करना है, तो LCM की मदद से डिनोमिनेटर कॉमन कैसे बनाओगे। डिनोमिनेटर में 24 मुझे बिगर वैल्यू दिख रही है, सो आप इस वाले टर्म को 24 कैसे बनाओगे? मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 12 करके। सो न्यूमरेटर में 12 आ गया, डिनोमिनेटर में 24 आ गया, ठीक है। अब इसका टर्म 24 कैसे बनाओगे? इसका टर्म 24 बनाना है तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 4 करना पड़ेगा। सो न्यूमरेटर में देखना 4 आ गया और नीचे 24। इसका तो 24 ही है डिनोमिनेटर, सो नो प्रॉब्लम। ओके, फाइनल आंसर क्या निकल करके आ रहा है? e टू द पावर माइनस 1 इंटू, सो 12 + 4 + 1, इसका आंसर आ रहा है 17/24। सो 17/24e कौन सा ऑप्शन था? यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट, 17/24e। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको बस दो बातें पता होनी चाहिए, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में x का नेचर कैसा है। क्योंकि अगर x का नेचर पता है तो समझ में आएगा कि फॉर्मूला में समेशन का इस्तेमाल करना था, इंटीग्रेशन का नहीं। ओके, सो दैट वाज अ गुड क्वेश्चन एंड दैट्स इट। मीट यू इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं गेट एक्सी 2019 के मैथ्स क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन लीनियर अलजेब्रा चैप्टर से है। द क्वेश्चन इज the value of alpha for which the system of equations x minus y minus 3z is 3, 2x plus z is 0, minus y minus 7z is alpha has a solution is। तो वीडियो को पॉज करें और एक बार खुद से ट्राई करें। चलिए देखते हैं सोल्यूशन। द वेरी फर्स्ट स्टेप, ये टॉपिक यहाँ पर है
सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस, और वहाँ पर हमको सबसे पहले बनाना पड़ता है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स विच इज़ A is to B मैट्रिक्स. A is the कोइफिशिएंट मैट्रिक्स, B is the कांस्टेंट वैल्यूज़. तो यहाँ पर आप देखना एक्स वाई जेड के कोइफिशिएंट जो है वो मैं 1 by 1 लिखते जा रहा हूँ. पहले इक्वेशन से एक्स वाई जेड के कोइफिशिएंट निकल करके आ रहे हैं 1 -1 -3. उसके बाद B इज़ अ कांस्टेंट मैट्रिक्स, तो यहाँ पर ये देखना, यहाँ पर राइट हैंड साइड में वी हैव 3. उसके बाद सेकेंड इक्वेशन से हमको कोइफिशिएंट्स मिल रहे हैं 2 0 1 एंड कांस्टेंट इज़ 0. उसके बाद थर्ड इक्वेशन से हमें कोइफिशिएंट मिल रहे हैं, x की तो कोई वेरिएबल नहीं दिखाई दे रही, सो x का कोइफिशिएंट 0, y के रिस्पेक्ट में -2, z के रिस्पेक्ट में -7 एंड इसके बाद अल्फ़ा. ओके, तो ये आपका फर्स्ट स्टेप है कि आपने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को बना दिया. ठीक है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स. द सेकेंड स्टेप इज कन्वर्टिंग दिस गिवन मैट्रिक्स इन इशेलॉन फॉर्म. ठीक है, ये आपका सेकेंड स्टेप है. इसके लिए कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे? इशेलॉन फॉर्म का मतलब रो 2 का फर्स्ट एलिमेंट एंड रो 3 का फर्स्ट एलिमेंट 0 बनाना है. तो यहाँ पर रो 3 का फर्स्ट एलिमेंट तो 0 ही है, बट रो 2 का फर्स्ट एलिमेंट अगर 0 बनाना है तो ऑपरेशन आपको करना पड़ेगा रो 2 एलिमेंट्स आर चेंज्ड एज रो 2 -2 टाइम्स रो 1. अब इससे होगा क्या? रो 2 के सारे एलिमेंट्स चेंज हो जाएंगे. ये तो 0 बनेगा ही, बट इसके अलावा भी बाकी के एलिमेंट्स चेंज हो जाएंगे इस वाले ऑपरेशन की मदद से. और जो यहाँ पर अब मैट्रिक्स कन्वर्ट हो रहा है बाय परफॉर्मिंग दिस ऑपरेशन, रो 2 इज़ रो 2 -2 टाइम्स रो 1. द मैट्रिक्स आई एम गेटिंग इज कुछ इस प्रकार आपके पास मैट्रिक्स निकल करके आ रहा है. ठीक है, ये रहा 3, रो 1 इज़ अनचेंज्ड एंड देन रो 2 इज़ चेंज्ड, बाकी रो 3 इज़ ऑल्सो अनचेंज्ड. सो रो 2 का जो वैल्यू निकल करके आ रहा है दैट इज़ 0 2 7 -6. अच्छा, एक और ऑपरेशन परफॉर्म किया जा सकता है. दी ऑपरेशन इज रो 3 इज चेंज्ड एज रो 3 प्लस रो 2. ऐसा मैंने पर्पसफुली किया है क्योंकि इशेलॉन फॉर्म मैट्रिक्स कहता है कि एक बार आपने रो 2 और रो 3 के फर्स्ट एलिमेंट 0 बना दिए, अब रो 3 का सेकेंड एलिमेंट आपको 0 बनाना है. तो अगर इसको 0 बनाना है तो यही ऑपरेशन करना पड़ेगा, रो 3 प्लस रो 2. इससे होगा क्या? ये तो 0 बन जाएगा बट बाकी के एलिमेंट्स भी चेंज हो जाएंगे और अब गिवन मैट्रिक्स तब्दील हो जाएगा कुछ इस प्रकार. रो 1 is unchanged, रो 2 is this thing and रो 3 is 0 0 0 and alpha -6. अब वो कह रहे हैं कि हमारे सिस्टम के पास सोल्यूशन तो है ना, हैज़ अ सोल्यूशन, बट वो सोल्यूशन कब होगा? द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा फॉर विच इट विल हैव अ सोल्यूशन. तो अल्फ़ा की ऐसी कौन सी वैल्यू रखी जाए ताकि सोल्यूशन मिल जाए? अब अल्फ़ा की वैल्यू अगर हम 6 रखेंगे, अगर अल्फ़ा की वैल्यू 6 रखेंगे तो फिर ये टर्म 0 बन जाएगा. और अगर ये टर्म 0 बन गया व्हेन यू कीप अल्फ़ा इज 6 तो फिर आपको सोल्यूशन मिलेगा. और कौन सा सोल्यूशन मिलेगा? नोट इट डाउन. दिस वाज मैट्रिक्स ए और रैंक ऑफ मैट्रिक्स से हमको दिखाई दे रहा है रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज़ 2, क्योंकि रैंक का डेफिनेशन है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इज़ रैंक. तो पहला वाला रो नॉन जीरो, सेकेंड वाला रो नॉन जीरो, थर्ड वाला तो कम्प्लीटली जीरो था, इसके लिए सिर्फ 2 नॉन जीरो रो है, इसके लिए रैंक ऑफ ए इज़ 2. उसके बाद रैंक ऑफ ए इज़ टू बी आपको देखना है. ए इज़ टू बी मतलब ये कंप्लीट मैट्रिक्स जो मैं शेड कर रहा हूँ यहाँ पर, ये कंप्लीट मैट्रिक्स मेरा ए इज़ टू बी है. तो ए इज़ टू बी मैट्रिक्स का रैंक क्या निकल करके आ रहा है? ए इज़ टू बी का रैंक निकल करके आ रहा है 2. कब 2 आ रहा है? व्हेन यू हैव केप्ट अल्फ़ा इज़ 6. अगर अल्फ़ा को 6 ना रखे तो फिर अल्फ़ा को अगर 6 ना रखे तो फिर रैंक ऑफ ए इज़ टू बी इज़ नॉट इक्वल टू 2, इट इज़ इक्वल टू 3. उस केस में आपका इनवैलिड इक्वेशन और नो सोल्यूशन हो जाएगा. इफ़ रैंक ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए इज़ टू बी, नो सोल्यूशन. बट इफ़ रैंक ऑफ ए इज़ इक्वल टू रैंक ऑफ ए इज़ टू बी, देन वी हैव अ सोल्यूशन. और कौन सा सोल्यूशन होगा वो आपको नेक्स्ट स्टेप से चेक करना है. क्या रैंक ऑफ ए इज़ इक्वल टू रैंक ऑफ ए इज़ टू बी, इज़ इट इक्वल टू द नंबर ऑफ वेरिएबल और इट इज़ लेस देन द नंबर ऑफ वेरिएबल्स. क्योंकि अगर इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल है तो यूनिक सोल्यूशन, और अगर लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल है तो इन्फाइनाइटली मेनी सोल्यूशन. और यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो रैंक ऑफ ए इज़ टू बी वॉज 2, नंबर ऑफ वेरिएबल इज़ 3 x y z. इसका मतलब ये वाला तो हो नहीं रहा, नीचे वाला ही होगा. 3 इज़ ग्रेटर देन 2. तो हमारा जो सिस्टम था उसके पास इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है. ठीक है, उन्होंने नेचर ऑफ सोल्यूशन नहीं पूछा, उन्होंने पूछा था अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी. सो अल्फ़ा की वैल्यू 6 है. दिस इज़ द आंसर फॉर XC 2019 क्वेश्चन.
तो चलिए देखते हैं गेट एक्सी 2019 के मैथ्स क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। द चैप्टर इज वेक्टर कैलकुलस और क्वेश्चन बड़ा मज़ेदार है, पूरा देखना। द क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ लाइन इंटीग्रल 2/π क्लोज्ड इंटीग्रल -y³ dx + x³ dy where gamma is the circle x² + y² is 1 oriented counter clockwise is। ओके, तो यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं। सबसे पहला पॉइंट, हमारे पास है एक क्लोज्ड कर्व, हमारे पास है एक क्लोज्ड कर्व और उसके बाद वो मांग रहे हैं लाइन इंटीग्रेशन। ठीक है, दे आर आस्किंग अबाउट लाइन इंटीग्रेशन ऑन दी क्लोज्ड कर्व। ठीक है, जब आपके पास क्लोज्ड कर्व है, लाइन इंटीग्रेशन है, तो आप चेक कीजिए ये वेक्टर जो है, जैसे ये लाइन इंटीग्रल का फॉर्म होता है इंटीग्रल एफ बार डॉट डी आर बार। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या ये वेक्टर एफ बार के पास एक्स और वाई के कंपोनेंट ही है, जेड का तो कंपोनेंट नहीं है। जरा देख लो यहाँ पर वाई डी एक्स एक्स डी वाई, यस एक्स एंड वाई के कंपोनेंट्स है। इसका मतलब अगर क्लोज्ड कर्व है, लाइन इंटीग्रल है और वेक्टर के पास एक्स वाई के कंपोनेंट है, तो फिर आप ग्रीन्स थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हो। आप ग्रीन्स थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हो टू गेट द आंसर। अगर क्लोज्ड कर्व ना हो, भले ही बाकी ये लाइन इंटीग्रल में एफ के पास एक्स वाई के कंपोनेंट हो, बट क्लोज्ड कर्व ना हो, तो फिर आप कह सकते हो ग्रीन्स थ्योरम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। 2020 में एक क्वेश्चन आया था जिसमें ये वाला केस हुआ था, सो मेक अ नोट ऑफ इट। बाकी ठीक है, अगर आप ग्रीन्स थ्योरम का इस्तेमाल करोगे देन यू हैव टू से इन जनरल द फॉर्मूला इज इंटीग्रल एम डी एक्स प्लस इंटीग्रल एन डी वाई इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल कि इंटीग्रल एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, ये एक ही है एंड यहाँ पर आपको क्लोज्ड कर्व लिखना पड़ेगा। ठीक है, दैट इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल डो एन बाई डो एक्स, एन को डिफ्रेंशिएट किया पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, माइनस डो एम बाई डो वाई डी एक्स डी वाई। चलो ठीक है, तो यहाँ पर मुझे पता चल गया आई नीड एम एंड एन, फिर उनको रिस्पेक्टिव डिफ्रेंशिएशन करना है और सब्स्टिट्यूट करना है। दैट इज़ द ग्रीन्स थ्योरम। चलिए, तो आगे लेकर चलता हूँ आपको, करते हैं वो काम। नेक्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, वी विल डू द कैलकुलेशन। जैसे क्वेश्चन में उन्होंने कहा है, क्वेश्चन में कहा है वी हैव क्लोज्ड कर्व -y³ dx + x³ dy। ठीक है, तो यहाँ पर हमको पता चल रहा है दैट m की वैल्यू -y³ आ गई और n की वैल्यू आ गई x³। ठीक है, तो यहाँ पर अब m को डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y। जब मैंने पार्शियली डिफ्रेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू y, आंसर आया -3y²। जब n को डिफ्रेंशिएट किया पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x, आंसर आया 3x²। ओके, अब क्या करना है, डो एन बाई डो एक्स माइनस डो एम बाई डो वाई। सो अगर ऐसा करते हैं डो एन बाई डो एक्स माइनस डो एम बाई डो वाई, आई एम गेटिंग 3x² प्लस 3y²। ठीक है, अब ये वाली चीज़ हम सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर और कहेंगे कि वी नीड डबल इंटीग्रल 3 कॉमन निकाल दिया तो x² प्लस y² dx dy। ओके, तो 3 इज़ अ कांस्टेंट, डबल इंटीग्रल x² प्लस y² dx dy। अब ये चीज़ सॉल्व करनी है। सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि ये तो कोई सरफेस एरिया नहीं है, सर्कल का सरफेस एरिया नहीं है। क्योंकि डबल इंटीग्रल dx dy होता तो कह देते एरिया ऑफ सर्कल और फिर आंसर आ जाता πr², बट दिस इज़ नॉट दैट केस। डबल इंटीग्रल dx dy नहीं है, डबल इंटीग्रल x² प्लस y² dx dy है। इसलिए मेरे को क्वेश्चन में जा करके देखना पड़ेगा कि यहाँ पर एक सर्कल है x² प्लस y² इज इक्वल टू 1, और क्योंकि ये काउंटर क्लॉकवाइज है तो ये फॉर्मूला वैलिड है, इसमें कोई -1 मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये क्लॉकवाइज होता ना तो आप नॉर्मली सॉल्व करते हो और लास्ट में -1 को मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज़ द वेरिएशन। चलिए, तो यहाँ पर एक सर्कल बनाते हैं और वो जो सरफेस यहाँ पर उन्होंने इंडिकेट किया है, लेट अस सी, कुछ नॉलेज वहाँ से मिलता है हमें। ये रहा मेरा x एक्सिस, y एक्सिस और हमारा सर्कल x² प्लस y² इज इक्वल टू 1। एक यूनिट सर्कल है, सेंटर 0 0 रेडियस 1। ठीक है, सेंटर 0 0 रेडियस 1, ये हमारा सर्कल है और हमको ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। डबल इंटीग्रल, वी हैव 3 को कॉमन निकाला गया था, सो x² प्लस y² dx dy। ठीक है, ये नॉर्मली सॉल्व नहीं होगा क्योंकि हमको अगर इस एरिया में इस इंटीग्रेशन को ओपन करना है तो इधर आप वर्टिकल स्ट्रिप बना करके करो, जो बड़ा टीडियस वाला टास्क है। तो मैं हमेशा कहता हूँ जब भी आपके पास सर्कल वाली चीज़ हो या एलिप्स वाली चीज़ हो, इफ़ यू हैव लाइक दिस, तो आप कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कीजिए और वो कॉन्सेप्ट है पोलार कोऑर्डिनेट्स। पोलार कोऑर्डिनेट का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो आंसर बड़ा आराम से आ जाएगा। सो
हैव टू कन्वर्ट कार्टेशियन इनटू पोलर कोऑर्डिनेट, ठीक है, हैव टू कन्वर्ट कार्टेशियन इनटू पोलर कोऑर्डिनेट्स। ध्यान से देखना, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, और फिर dx dy बन जाएगा आर डी आर डी थीटा। ये तो इन सब का काम तमाम हो गया, आर एन थीटा में आ गए। अब मेरे को चाहिए लिमिट्स आर एन थीटा के, तो बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल है। आप देखना यहाँ पर एक वेज शेप बना लो, वेज शेप बना लिया। उसके बाद आप देखो कि इसका ओरिजिन कहाँ पर है और ये एंड कहाँ पर हो रहा है, ठीक है, वही आपका आर का रेंज होगा। आर 0 पर स्टार्ट हो रहा है और ये सर्कल पर ख़त्म हो रहा है, तो ये तो सर्कल है विथ रेडियस 1, सो आर का जो रेंज है वो 0 to 1 है। एंड ये कैसे घूमेगा, अब ये मेरा वेज तो हो गया, और ये रोटेट कितना करेगा ताकि पूरा येलो रीजन कवर करे, उसको पूरा एक 0 डिग्री से एक 360 डिग्री रोटेट करना पड़ेगा, ठीक है, पूरा एक चक्कर लगाना पड़ेगा। सो थीटा का जो रेंज होगा दैट वुड बी 0 to 360 डिग्री को 2 पाई भी कहा जाता है। सो अगर ये पूरा चक्कर लगाएगा तब जा करके वो येलो रीजन कवर होगा। एंड दैट्स हाउ यू कन्वर्टेड योर रेक्टेंगुलर या फिर आप कहिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स इनटू दी पोलर कोऑर्डिनेट्स। चलिए अब बेसिक सा कैलकुलेशन है वो करते हैं और आंसर निकालते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज चेंज्ड इनटू डबल इंटीग्रल r इज गोइंग फ्रॉम 0 to 1, थीटा इज गोइंग फ्रॉम 0 to 2 पाई, उसके बाद 3 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसका सब्स्टिट्यूशन अब तक आपने देखा नहीं, तो यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ इफ़ दिस इज़ इक्वेशन 1, दिस इज़ इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन को स्क्वायर कीजिए और ऐड कीजिए, तो लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट हैंड साइड बन जाएगा आर स्क्वायर कॉमन ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से। सो आर स्क्वायर बन जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बस यही था आपका कन्वर्जन। तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अब बन जाएगा आर स्क्वायर, और बाहर था आर डी थीटा। अच्छा, आपको याद है ओरिजिनल क्वेश्चन कैसा था? ये तो मैंने ग्रीन्स थ्योरम का पूरा बात बता दिया आपको कि लाइन इंटीग्रल को कैसे डबल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट किया गया है, बट आपको याद है ओरिजिनल क्वेश्चन में 2/पाई का फैक्टर भी था। तो अगर 2/पाई का फैक्टर है बाहर, तो यहाँ पर भी होना चाहिए फिर 2/पाई का फैक्टर। अगर ऐसा है तो हमारे सब जगह आंसर्स में वो 2/पाई का फैक्टर आना चाहिए। बात समझ में आ रही है क्यों मैंने इसको लास्ट में रखा? ताकि मैं आपको बता सकूँ, टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है अगर क्वेश्चन को मैनिपुलेट किया जाए, बस वो फैक्टर्स को रखते हुए चलिए और आंसर आ जाएगा, ठीक है, फैक्टर्स को रखते हुए चलिए और आंसर्स निकल करके आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 2/पाई को रख दिया है। नाउ इफ़ आई सॉल्व 3 × 2 6, पाई भी कांस्टेंट है तो सारे कांस्टेंट्स बाहर। अब यहाँ पर जो हमारा डबल इंटीग्रेशन है वो इंडिपेंडेंट केस ऑफ डबल इंटीग्रेशन है, क्योंकि आर के लिमिट भी कांस्टेंट, थीटा के लिमिट भी कांस्टेंट, सो ये डिपेंडेंट इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, ये इंडिपेंडेंट डबल इंटीग्रल है। इसलिए आप इंटीग्रेशन को स्प्लिट करते हुए सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज इन जनरल ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन फॉर इंडिपेंडेंट केस डजेंट मैटर। मैं इन जनरल कह रहा हूँ, कभी कभी मैटर कर सकता है इन अ स्पेशल केस। यहाँ पर ये स्पेशल केस तो नहीं बन रहा, सो यहाँ पर आर की जो रेंज है 0 to 1 आर क्यूब डी आर, उसके बाद आपके पास जो थीटा है वो जा रहा है 0 to 2 पाई डी थीटा, दैट्स ऑल। सो 6/पाई आर क्यूब इज r to the power 4/4 1 0, इंटीग्रल डी थीटा इज थीटा 2 पाई 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो आंसर आ जाएगा। तो फाइनल आंसर आपके सामने आ रहा है 6/पाई इंटू 1/4 इंटू 2 पाई। तो यहाँ पर पाई कैंसिल, 2 1s are 2 2s are 2 1s are 2 3s are, दी फाइनल आंसर इज 3। तो मुझे लगता है आपको ये बेहतरीन क्वेश्चन समझ में आ गया कैसे इस क्वेश्चन को हमने हैंडल किया है मस्त तरीके से। क्लोज्ड कर्व, लाइन इंटीग्रेशन, ग्रीन्स थ्योरम का क्राइटेरिया मैच हो रहा है, गो विद द ग्रीन्स थ्योरम। ये जो थ्योरम है हम मान करके चलते हैं कि जो आपका क्लोज्ड कर्व था वो बाय डिफ़ॉल्ट आपने चूज़ किया है एंटी क्लॉकवाइज में, तब वो फॉर्मूला वैलिड है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज का हो या काउंटर क्लॉकवाइज का हो तो ये वैलिड है, तो बिल्कुल से हमने इसका इस्तेमाल किया। फिर हमने चीज़ों को सब्स्टिट्यूट किया, पार्शियली डिफरेंशिएट करते हुए वी हैव सब्स्टिट्यूटेड, और फिर हम एक दुविधा में लैंड हो गए कि इसको फर्दर कैसे सॉल्व करें। तो हमने ग्राफ बनाया, उससे बातें की कि अगर ये मेरा येलो इज़ द रीजन, तो हम काम करते हैं कि लाइन इंटीग्रल तो हो नहीं पाएगा, डबल इंटीग्रल में आ गए, सरफेस दिखाई दे रहा है। अगर हम कार्टेशियन से जाए तो तकलीफ आएगी, पोलार से जाते बड़े आराम से हो जाएगा। तो पोलार में गए, चीज़ों को सब्स्टिट्यूट किया, सॉल्व किया टू गेट द आंसर। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन।
तो चलिए देखते हैं गेट एक्सी 2019 के मैथ्स क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर से है। क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन इज लेट y1 ऑफ x एंड y2 ऑफ x बी टू लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस 4y इज 0. x is greater than 0 if y1 of x is x square, then limit x tends to infinity y2 of x is what. वीडियो को पॉज करिए और एक बार खुद से ट्राई करें। चलिए देखते हैं सोल्यूशन। सबसे पहला क्वेश्चन आपको खुद से ये पूछना है, इज दिस द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन या हायर ऑर्डर? द आंसर इज हायर ऑर्डर, क्योंकि ऑर्डर 2 दिखाई दे रहा है। सो दिस इज हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। जब हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हमारे पास कई टेक्निक्स हैं। हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट के लिए सब्स्टिट्यूशन टेक्निक, ठीक है। फिर अदर टेक्निक्स हैं, लैप्लेस टेक्निक भी है और बाकी टेक्निक्स भी हैं। तो मैं सबसे पहले आपको पूछना चाहता हूँ, इज इट हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट? तो आपका आंसर होगा सर ये हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो है ना। ये हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो है क्योंकि सारा क्राइटेरिया मैच कर रहा है कि y का पावर 1 है सब जगह, डेरिवेटिव का पावर भी 1 है, डेरिवेटिव दी होल पावर 1 है, और उसके बाद ये डेरिवेटिव के बगल में जो कोएफिशिएंट है आइदर वो कांस्टेंट होने चाहिए या फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट होने चाहिए, वो भी सेटिस्फाई कर रहा है। अगर इतनी सारी चीज़ें सेटिस्फाई कर रहा है तो फिर ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो है। बट प्रॉब्लम क्या है, इस डेरिवेटिव के बगल में कॉन्स्टेंट्स नहीं है, इन डेरिवेटिव के बगल में वेरिएबल है। तो हमारा जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होगा हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन with not constant coefficient, और इसलिए हम स्टैंडर्ड टेक्निक्स का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ दिस नॉट कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो यहाँ पर एक साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ये नॉट कांस्टेंट कोएफिशिएंट को हम कांस्टेंट कोएफिशिएंट में तब्दील करेंगे, फिर आप अपना टेक्निक का यूज़ करो जो स्टैंडर्ड टेक्निक आप यूज़ करते हो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पी निकालने के लिए, ये सारी चीज़। तो कौन थे वो साइंटिस्ट? वो साइंटिस्ट थे कौशी ने कहा दैट अगर आपके पास ऐसा होता है एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो आप है ना कुछ सब्स्टिट्यूशंस कीजिए। जैसे x इज इक्वल टू आप सब्स्टिट्यूट कीजिए e टू द पावर z, उसके बाद आप कहिए जो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है दैट वुड बी d इंटू डी माइनस 1 इंटू वाई, ठीक है, क्योंकि x के ऊपर पावर 2 था इसके लिए d के 2 फैक्टर, और y तो लिखना ही पड़ेगा, y इज़ द डिपेंडेंट वेरिएबल। सिमिलरली x dy बाई डी एक्स जो है, x के ऊपर पावर कितना है 1 है, तो d का एक ही टर्म होगा एंड उसके बाद y। ये सारे सब्स्टिट्यूशंस आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन में कीजिए और फिर देखिए मैजिक, ठीक है। जैसे ही मैंने सब्स्टिट्यूट किए तो मुझे कुछ इस प्रकार डिफरेंशियल इक्वेशन मिला, डी स्क्वायर माइनस डी इंटू वाई प्लस डी वाई माइनस 4y इक्वल टू 0। तो y को कॉमन निकाल सकते हैं, सो डी स्क्वायर माइनस डी प्लस डी माइनस 4 इंटू वाई इज़ 0। सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो डी स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई 0, ये चीज़ आ गई। तो ये तो हो गया एफ ऑफ डी इंटू वाई 0 वाला फॉर्म, एंड दिस इज़ अ स्पेशल फॉर्म। एफ ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू 0 वाला फॉर्म होता है, येस इट इज़ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सो दिस इज़ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और यहाँ पर आपको नोट भी करना है जो हमारे वेरिएबल्स हैं, y इज़ द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज़ नॉट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल z होगा, z इज़ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आपको पीछे जाकर देखना है, आपने x की पावर दे दी थी z को, सब्स्टिट्यूट किया ना, x इज़ e टू द पावर z, तभी तो ये सारी चीज़ बनी थी। इसके पीछे प्रूफ है जो मैंने प्लस पर सिखाया है, ठीक है। तो x इज़ इक्वल टू e टू द पावर z, आपने शिफ्ट कर दिया ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का पावर z को दे दिया, तो बस z के पास अब वो पावर आ गई, दैट z इज़ माई न्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब चीज़ें z में चलेगी, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। जब हमारे पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता है तो उसका सोल्यूशन कुछ इस प्रकार होता है, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई वेयर पी आई इज़ 0, यस वेयर पी आई इज़ 0। तो y इज इक्वल टू सी एफ इज़ लेफ्ट। अब मेरे को कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है तो मेरा काम बन जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है तो आपको बात करनी पड़ेगी एफ ऑफ डी वाले टर्म के साथ। कौन सा टर्म था वो? डी स्क्वायर माइनस 4। अब इसमें आप d की जगह m रखिए और ऑक्सिलरी इक्वेशन क्रिएट कीजिए। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर मैंने d की जगह m रखा तो मुझे मिला m स्क्वायर माइनस 4।
इसको इक्वेट कीजिए 0 के साथ एंड दिस इज़ योर ऑक्सिलरी इक्वेशन, दिस इज़ योर ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब यहाँ पर रूट्स आपको निकालना पड़ेगा। एम स्क्वायर माइनस 4 इज़ 0, इसको कह सकते हैं एम स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इज़ 0, सो एम माइनस 2 इंटू एम प्लस 2 इज़ 0। तो यहाँ पर रूट्स हमको मिल रहे हैं m इज़ इक्वल टू 2 कॉमा माइनस 2। चलो ठीक है, रूट्स कैसे आ गए? रूट्स आ गए आपके रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर रूट्स आपके रियल एंड डिस्टिंक्ट है तो फिर CF का जो आंसर होगा दैट इज C1 e टू द पावर m1x प्लस C2 e टू द पावर m2x। ये मैंने आपको जनरल बता दिया, m1 एंड m2 आर रूट्स, तो सब्स्टिट्यूट करते हैं फिर 2x प्लस C2 e टू द पावर माइनस 2x। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं लोग, कर देते रटा मारा होता है CF का टेबल, इसके पीछे का प्रूफ अगेन मैंने सिखाया है, बट ये रटा मारते हैं टेबल और ऐसा लिख देते हैं। आप भूल गए कि यहाँ पर x की जो पावर है वो हमने z को दे दी थी। तो यहाँ पर जब आप CF का आंसर कहते हो, यहाँ पर जब आप CF का आंसर कहते हो, यू कांट से द आंसर इन टर्म्स ऑफ x, क्योंकि हमारा वेरिएबल z है। समझ में आया कॉमन मिस्टेक? बहुत लोग करते हैं, तो इसको आप नोट डाउन कीजिए। ये हर एक लेक्चर में मैं हमेशा ऐसे ट्रैप सेट करता हूँ फॉर दिस क्वेश्चन, कॉमन है, कॉमन मिस्टेक होता है लोगों से। तो यहाँ पर आपका जो फाइनल आंसर आ रहा है y इज इक्वल टू CF एंड दिस इज़ योर आंसर। बट फिर आप कहोगे सर ये तो आंसर z में आ गया, बट ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन तो x में था। यस, तो यहाँ पर एक और स्टेप आपको करना पड़ेगा, दैट इज़ रीसब्स्टिट्यूशन। रीसब्स्टिट्यूशन आपको करना पड़ेगा। जब आपने कहा x इज इक्वल टू e टू द पावर z, टेक लॉग ऑन बोथ दी साइड, सो ln x इज इक्वल टू z ln e, करेक्ट है? ln x इज इक्वल टू z ln e, तो मैं कह सकता हूँ z इज इक्वल टू ln x। बस z इज इक्वल टू ln x यहाँ पर रख दीजिए और आंसर आपको मिल जाएगा। सो फाइनली आई कैन से y इज इक्वल टू CF दैट इज इक्वल टू C1 e टू द पावर 2, z की जगह ln x प्लस C2 e टू द पावर माइनस 2, z की जगह ln x। चलिए, तो यहाँ पर C1 e टू द पावर, ये जो 2 है वो x के पावर में चला जाएगा, माइनस 2 भी x के पावर में चला जाएगा। तो कुछ इस प्रकार बन रहा है ln x स्क्वायर प्लस C2 e टू द पावर ln x टू द पावर माइनस 2। सो C1 e टू द पावर ln x स्क्वायर इज x स्क्वायर, प्रॉपर्टी है लॉग की, प्लस C2 e टू द पावर ln x टू द पावर माइनस 2 इज x टू द पावर माइनस 2। तो ये आपके पास सोल्यूशन आ गया। यस, दिस इज़ माई सोल्यूशन। बट उसको सोल्यूशन नहीं चाहिए, गेट एग्जामिनर को क्या चाहिए? गेट एग्जामिनर कहता है दैट y1 ऑफ x एंड y2 ऑफ x बी दी टू लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन। जहाँ पर उसने बताया है y1 ऑफ x इज x स्क्वायर, तो फिर मेरे को बताओ लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी y2 ऑफ x क्या होगा? तो मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ, इन्होंने मुझको कहा है दैट दिस पार्ट इज y1 ऑफ x, सो बेसिकली दिस पार्ट वुड बी y2 ऑफ x। अब वो कह रहे हैं आपको फाइंड करना है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी y2 ऑफ x। सो यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी y2 ऑफ x की जगह रखेंगे x टू द पावर माइनस 2 विच इज़ नथिंग बट लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन x स्क्वायर। सो 1 अपॉन इन्फिनिटी द आंसर इज 0। तो ये था आपका फाइनल आंसर। इतनी मेहनत करने के बाद आंसर 0 आया है। तो NAT क्वेश्चन था 2 मार्क का, मुझे लगा आपको ये चीज़ इतनी इन डिटेल दिखानी चाहिए तो आपको मज़ा आया। ठीक है, कैसे ये हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन था, फिर हमने एनालाइज किया हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बट प्रॉब्लम क्या था? विथ नॉट कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट लाने के लिए हमको ये कॉशी की मदद लेनी पड़ी। जब मैंने ये सारी चीज़ें यहाँ पर सब्स्टिट्यूट की तो मेरा आ गया हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। फिर ये होमोजीनियस भी था और फिर बाद में यहाँ पर पावर शिफ्ट भी हुआ और चीज़ें हम आगे बढ़ते गए। y इज इक्वल टू CF को निकाला बट वो z में था, सो रीसब्स्टिट्यूशन, फिर x में चीज़ें आ गई, फिर कंपेयर किया y1 ऑफ x एंड y2 ऑफ x निकाला और फिर सब्स्टिट्यूट करते हुए आंसर बन गया। ओके, सो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ गेट XC 2019 डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं गेट XC 2019 के मैथ्स क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन कैलकुलस से है, 2 वेरिएबल मैक्सिमम मिनिमा। द क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ द फंक्शन f ऑफ x, y इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर माइनस 15x माइनस 12y एट विच देर इज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा इज वॉट। सो वीडियो को पॉज करें और एक बार खुद से ट्राई करें। चलिए देखते हैं सोल्यूशन, देखते हैं सोल्यूशन। सबसे पहला स्टेप, दिस इज 2 वेरिएबल मैक्सिमम मिनिमा।
जब टू वेरिएबल मैक्सिमा मिनिमा हो तो सबसे पहला टास्क है फंक्शन को डिफरेंशिएट करो x के साथ, इक्वेट करो 0 के साथ, फंक्शन को डिफरेंशिएट करो y के साथ, इक्वेट करो 0 के साथ, ताकि आपको स्टेशनरी पॉइंट मिल जाए, वेरी फर्स्ट पॉइंट। तो जब मैंने इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया x के साथ तो y को कांस्टेंट ट्रीट करना है बिकॉज दिस इज पार्शियल डेरिवेटिव। सो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 3x², उसके बाद प्लस 3xy² का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x बन जाएगा 3y², देन माइनस 15, और ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 ही है, सो दैट इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन बना x² प्लस y² माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, एक इक्वेशन आ गया मेरे पास। अब मैं आगे चेक कर रहा हूँ हाउ टू सिंप्लीफाई द थिंग्स फर्दर एंड गेट द आंसर। तो अब ये f सबस्क्रिप्ट y इक्वल टू 0 को निकालते हैं। इस फंक्शन को जब मैंने y के साथ डिफरेंशिएट किया, पहला टर्म तो 0 होगा, दूसरा टर्म बन जाएगा 3x, और ये y² का डिफरेंशिएशन 2y है, तो बेसिकली आंसर आपका आएगा 6xy। ठीक है, आंसर आपका आएगा 6xy माइनस कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव -2 है। ओके, तो मेरे पास बन रहा है xy माइनस 6 इक्वल टू xy माइनस 2 इक्वल टू 0। तो मैं कह सकता हूँ xy इज इक्वल टू 2, और बेसिकली मैं यहाँ पर कह सकता हूँ y इज इक्वल टू 2/x। एक काम करते हैं, अब y इज इक्वल टू 2/x को इस वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं और कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। ठीक है, तो मैं जब सिंप्लीफाई कर रहा था यहाँ पर तो एक मेरे को चीज़ पता चली, वी आर लैंडिंग अप इनटू अ प्रॉब्लम। मैंने x² प्लस यहाँ पर y की जगह मैंने रखा है 2/x। ठीक है, सो y² बन जाएगा 2/x का स्क्वायर, एंड देन वी हैव -5 इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखना, x² प्लस 4/x² माइनस 5 इक्वल टू 0। अगर मैं दोनों साइड x² से मल्टीप्लाई करूँ तो x⁴ प्लस 4 माइनस 5x² इक्वल टू 0 बन जाएगा। एंड हाउ डू आई प्रोसीड फर्दर, ये तो पावर 4 वाला इक्वेशन है, इसके तो रूट्स किसको भी निकालने नहीं आते। तो यहाँ पर एक सिंपल सा सब्स्टिट्यूशन आपको करना पड़ेगा, बहुत ही सिंपल सा सब्स्टिट्यूशन। द सब्स्टिट्यूशन इज, लेट अस से x² इज इक्वल टू p। यस, जब आपने x² को p रखा, इक्वेशन कैसे बन गया अब, p² प्लस 4 माइनस 5p इक्वल टू 0। इजंट इट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, p² माइनस 5p प्लस 4 इक्वल टू 0, जिसके फैक्टर्स निकाल सकते हैं। अब एक तरीका है कि आप रूट निकालो श्रीधराचार्य इक्वेशन की मदद से। आप कहो p इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2 है, बिल्कुल वैलिड है, वो स्टेप से आप आंसर निकाल सकते हो। बट मेरे पास एक अलग तरकीब है, मैं हमेशा आपको ट्रिक देते रहता हूँ। अगर आपके पास माइनस प्लस है तो आपके फैक्टर्स में रहने वाले हैं माइनस माइनस। अब ऐसे दो नंबर आप इमेजिन करो कि मल्टीप्लाई करूँ तो फिर +4 आएगा और ऐड करूँ तो -5 आएगा। तो ऐसा तो दो ही नंबर है, कौन सा नंबर है, -4 -1। मल्टीप्लाई करूँ -4 -1 को तो +4 आ जाएगा, ऐड करूँ तो -5 आ जाएगा। येस, सो दिस आर माई फैक्टर्स। तो रूट्स क्या बन जाएंगे, p इज इक्वल टू 1,4। बट ध्यान से देखना, p इज इक्वल टू 1,4, बट p को आपने क्या सब्स्टिट्यूट किया था, x²। इसके लिए आपको कहना है बेसिकली x² वॉज इक्वल टू 1 एंड x² वॉज इक्वल टू 4। इसका मतलब ये हुआ दैट x इज इक्वल टू +-1 और यहाँ से x इज इक्वल टू +-2। अब नोट करना, जब x है आपका 1 तो y कितना होगा, पीछे जा करके ये इक्वेशन देखो, y इज इक्वल टू 2/x। इस इक्वेशन की मदद से आपको आंसर्स कहने हैं, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2/x। इसकी मदद से आपको y के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो एक एक करके कोऑर्डिनेट निकालिए और चेक कीजिए। जब x को 1 रखा गया है, y बनेगा 2/1 विच इज़ 2। जब x को रखा गया है -1, y बनेगा 2/-1 विच इज़ -2। जब x को रखा गया है +2, y बनेगा 2/2 विच इज़ 1। जब x को -2 रखा गया है तो y बनेगा 2/-2 विच इज़ -1। तो ऐसे आपके पास 4 कोऑर्डिनेट्स निकल करके आ रहे हैं। अब ये 4 कोऑर्डिनेट्स में से कितने कोऑर्डिनेट्स आपके ऐसे हैं सो दैट आई कैन से दे आर द क्रिटिकल पॉइंट्स वेयर देयर इज़ नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। से कौन से पॉइंट है जहाँ पर मैक्सिमा भी नहीं है, मिनिमा भी नहीं है। अब ये मेरे को इन्वेस्टिगेट करना है। अगर ये इन्वेस्टिगेट करना है तो फिर नेक्स्ट स्टेप में जाना पड़ेगा। तो पहला स्टेप था आपका, डेरिवेट किया, इक्वल टू 0 किया ताकि स्टेशनरी पॉइंट्स मिल जाए। वंस यू गेट द स्टेशनरी पॉइंट, नाउ वी कैन मूव फॉरवर्ड टू द इन्वेस्टिगेशन पार्ट। इन्वेस्टिगेशन करना है तो फिर आपको टर्म्स चाहिए RTS। R इज़ फंक्शन को 2 बार डिफ्रेंशिएट किया x के साथ, T इज़ फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किया है 2 बार विद रिस्पेक्ट टू y, एंड S इज़ फंक्शन को पहले x के साथ डिफ्रेंशिएट किया फिर y के साथ। तो पीछे जा करके देखते हैं।
देखो यहाँ पर मैंने फंक्शन को एक बार x के साथ डिफ्रेंशिएट कर दिया था, तो इसको अगर एक और बार डिफ्रेंशिएट करते हैं x के साथ तो f(x(x) मिल जाएगा, जिसका आंसर आ रहा है 6x। ठीक है, तो f सबस्क्रिप्ट xx इज कमिंग आउट एज 6x। उसके बाद f सबस्क्रिप्ट yy इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है y के साथ, तो आंसर निकल करके आ रहा है 6x। ठीक है जी, यहाँ पर भी आंसर आ रहा है 6x, लिख देते हैं। नीचे वाला आंसर क्या होगा, ये इंटरेस्टिंग है, ये वाला इंटरेस्टिंग है। जब फंक्शन को आपने x के साथ डिफ्रेंशिएट किया तो इस प्रकार आंसर आया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है y के साथ, जब y के साथ डिफ्रेंशिएट करोगे तो x कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो पहला वाला का तो डेरिवेटिव 0, इसका भी डेरिवेटिव 0, बीच वाली का डेरिवेटिव बनेगा 6y, बीच वाली का डेरिवेटिव बनेगा 6y, दैट इज़ योर आंसर। ठीक है, RTS निकालने के बाद आपको फाइंड करना है RT माइनस एस स्क्वायर, तो RT माइनस एस स्क्वायर बन रहा है 6x इंटू 6x माइनस 6y का स्क्वायर, तो ये बन रहा है 36x स्क्वायर माइनस 36y स्क्वायर। ठीक है, मुझे लगता है आपको RT माइनस एस स्क्वायर का इक्वेशन मिल चुका है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें चेक करना है RT माइनस एस स्क्वायर स्टेशनरी पॉइंट्स पर कैसे बिहेव कर रहा है। सबसे पहला स्टेशनरी पॉइंट मेरे पास था 1,2। जब मैं x को 1 रखता हूँ, y को 2 रखता हूँ, तो मेरा वैल्यू क्या निकल करके आ रहा है, 36 इज कॉमन, टेक इट आउटसाइड, x को 1 रखा गया है, y को 2 रखा गया है, सो 1 माइनस 4 नेगेटिव आंसर आ रहा है। अगर नेगेटिव आंसर आया, लेस देन 0 आया, इसका मतलब देर इज़ नो मैक्सिमा नो मिनिमा। यस, देर इज़ नो मैक्सिमा नो मिनिमा। ओके, और मेरे पास बाकी के 3 स्टेशनरी पॉइंट भी थे, उसको भी देख लेते हैं। -1, -2, 36 कॉमन, x की जगह -1, तो -1 का स्क्वायर इज़ +1, एंड देन माइनस, और हमको देखना है अब ये y का स्क्वायर क्या होगा, -2 का स्क्वायर इज़ अगेन +4, तो ओवरऑल नेगेटिव आंसर आ रहा है ना, 1 - 4 इज़ अगेन नेगेटिव, लेस देन 0 है, तो फिर आप कहोगे द आंसर इज़ नो मैक्सिमा नो मिनिमा। ओके, बाकी के 2 स्टेशनरी पॉइंट्स नेक्स्ट स्लाइड में चेक करते हैं। द स्टेशनरी पॉइंट आई हैड इज़ x में 2, y में 1। जब ऐसा रखते हैं तो हमको आंसर आ रहा है 36, देन 4 - 1 आंसर पॉजिटिव। अगर आंसर पॉजिटिव है तो फिर मैक्सिमा मिनिमा रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट था -2, -1, 36 कॉमन, 4 - 1, द आंसर इज़ पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0, मैक्सिमा मिनिमा रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे क्वेश्चन में वो कह रहे थे ऐसे पॉइंट ढूंढो वेयर देर इज़ नो मैक्सिमा नो मिनिमा, तो ऐसे 2 ही तो पॉइंट थे ना, 1, 2 एंड -1, -2। वी हैड ओनली 2 सच पॉइंट वेयर देर इज़ नो मैक्सिमा नो मिनिमा। बाकी के पॉइंट में कुछ ना कुछ तो मिल रहा है, मैक्सिमा या मिनिमा। ठीक है, इसी के साथ मुझे लगता है आपको फाइनल आंसर समझ में आ गया। द फाइनल आंसर इज़ वी हैव सच पॉइंट्स, 2 सच पॉइंट्स वेयर देर इज़ नो मैक्सिमा नो मिनिमा। ठीक है, ये था एक बढ़िया क्वेश्चन फ्रॉम कैलकुलस एंड द टॉपिक वॉज 2 वेरिएबल मैक्सिमा मिनिमा। तो चलिए देखते हैं गेट एक्सी 2019 के मैथ्स क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल चैप्टर से है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। द क्वेश्चन इज लेट f of z is z bar into e to the power minus mod z square, where z bar is the complex conjugate of z, then it is differentiable on option A mod z is greater than 1, option B mod z is less than 1, option C mod z is equal to 1, या फिर option D the entire complex plane। वीडियो को पॉज करें और एक बार खुद से ट्राई करें। चलिए देखते हैं सोल्यूशन। सबसे पहले आपको समझने चाहिए कुछ टर्म्स। यस, यहाँ पर कुछ टर्म है z बार, mod z स्क्वायर एंड ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट पॉइंट। z इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज़ x प्लस iy। ठीक है, तो z बार होगा कॉन्जुगेट ऑफ z, विच मीन्स रियल पार्ट तो एज इट इज़ लिखना है, इमेजनरी पार्ट अपना साइन चेंज करेगा, सो प्लस iy बन जाएगा माइनस iy। mod z is the modulus of complex variable z which is root x square plus y square। तो ये सारे बेसिक टर्म्स हमको पता चल गए। अब वो आपसे यही पूछ रहे हैं कि हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल कौन से रीजन में है। अब देखना यहाँ पर डिफरेंशिएबल का मतलब होता है एनालिटिक। सो बेसिकली हमारा फंक्शन एनालिटिक कौन से रीजन में है ये हमको बताना था। अगर फंक्शन एनालिटिक है फिर वो CR इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। अगर CR इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा तो बस हमको इतना ही तो देखना था कि कॉशी-रीमान इक्वेशन कौन से रीजन में सेटिस्फाई हो रहा है।
जो रीजन में सेटिस्फाई हो रहा है इक्वेशन वो रीजन सही, अगर उस रीजन में सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो फिर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। इतना सिंपल है, सिर्फ सी आर इक्वेशन कौन से रीजन में सेटिस्फाई करेगा वो देखना था। तो सेकेंड स्टेप पर जाते हैं, लेट अस क्रिएट दी सी आर इक्वेशन एंड लेट अस आइडेंटिफाई। सो सेकेंड स्टेप हमारा जो एफ ऑफ जेड है, पहले उसको सिंप्लीफाई करते हैं। एफ ऑफ जेड हमारा था वैसे जेड बार इंटू ई टू द पावर माइनस मॉड जेड स्क्वायर, ठीक है। जेड बार अभी अभी हमने फाइंड किया, दैट इज एक्स माइनस आई वाई एंड मॉड जेड स्क्वायर, क्योंकि मॉड जेड रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था तो मॉड जेड स्क्वायर होगा सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट गायब हो जाएगा, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो दो टर्म्स क्रिएट होने वाले हैं यहाँ पर। तो हमारे पास पहला टर्म है एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जो नेक्स्ट टर्म क्रिएट होगा दैट इज़ प्लस आई इंटू माइनस वाई ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मैंने पर्पसफुली ऐसा लिखा है क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू दिस थिंग इज बेसिकली एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी, वेर यू इज़ द रियल पार्ट एंड v इज़ द इमेजनरी पार्ट। बात समझ आ रही है? अब कॉशी-रीमान इक्वेशन में हम चेक करते हैं डो यू बाई डो एक्स बराबर होना चाहिए डो वी बाई डो वाई एंड डो यू बाई डो वाई शुड बी इक्वल टू माइनस डो वी बाई डो एक्स, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहे हैं इसका मतलब सी आर इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, और अगर सी आर इक्वेशन सेटिस्फाइड है तो अभी बताया था अगर फंक्शन एनालिटिक है तो फिर वो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करता ही है। सो एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक, ठीक है। अब हमको एक इक्वेशन देखना है कि ये वाला इक्वेशन कब सेटिस्फाई हो रहा है, कौन से रीजन में सेटिस्फाई हो रहा है, बस अगर इतना भी देख ले तो काम बन जाएगा। तो चलिए, हमको u पता है v पता है, तो डो यू बाई डो एक्स एंड डो वी बाई डो वाई फाइंड करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा u की वैल्यू जो आई थी, u की वैल्यू वॉज x इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। डिफ्रेंशिएट करते हैं u विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पर u v रूल में जाएगा, सबसे पहले x लिखते हैं एंड देन डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल वुड बी ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू ब्रैक ऊपर जो पावर है पावर उसका डिफरेंशिएशन आगे लिखना पड़ेगा। दिस इज चेन ऑफ डेरिवेटिव, दिस इज चेन ऑफ डेरिवेटिव। तो यहाँ पर पावर का जो डेरिवेटिव है वो निकल करके आ रहा है -2x, क्योंकि हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के साथ, इसके लिए y को कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि y को कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं इसलिए वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 आ रहा है, ठीक है। इसके लिए आंसर आया -2x। चलिए आगे लेकर चलता हूँ, प्लस एक्सपोनेंशियल को हमने लिखा एंड देन डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, द आंसर इज़ 1। तो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट कॉमन निकाला जा सकता है और ब्रैकेट में बन जाएगा -2x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो डो यू बाई डो एक्स आ गया, जिसको मैं सिंपली ऐसा भी कह सकता हूँ यू सब्सक्रिप्ट एक्स, ये शॉर्टकट है लिखने का एंड इट्स वैलिड, नोटेशन में कोई गड़बड़ी नहीं है, एग्जाम में भी आप लिख सकते हो। चलिए अब देखते हैं डो वी बाई डो वाई। सो वी हमारे पास था, वी वॉज माइनस वाई ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो डो वी बाई डो वाई करेंगे पार्शियली डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, अगेन यू वी रूल में जाएगा, माइनस को बाहर ही रखते हैं और फिर चलो माइनस वाई एक टर्म लेते हैं और फिर यू वी रूल करते हैं, तो आपके लिए भी आसान हो जाएगा। दिस इज़ माई फर्स्ट टर्म एंड देन एक्सपोनेंशियल वाला इज़ द नेक्स्ट टर्म। तो सबसे पहले माइनस वाई को लिख दिया एंड देन एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई, द आंसर इज ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड देन पावर का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई आगे लिखना है, आंसर इज -2y, देन प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस वाई का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई, द आंसर इज -1। तो यहाँ पर भी ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को कॉमन निकाला जा सकता है और जो बच जाएगा दैट वुड बी 2y स्क्वायर माइनस 1, ये ब्रैकेट में बच गया है, ठीक है। तो v सब्सक्रिप्ट y ये भी हमको मिल गया है। अब आपको जस्ट कंपेयर करना है अकॉर्डिंग टू दी सी आर इक्वेशन ux इज इक्वल टू वी वाई, तो फिर इन दोनों को कंपेयर कर लीजिए और फिर आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन सा रीजन निकल करके आ रहा है। जैसे ही मैंने इन दोनों को कंपेयर किया, देखना यहाँ पर ध्यान से, जैसे ही मैंने इन दोनों को कंपेयर किया, ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट में है -2x स्क्वायर प्लस 1, दैट इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट में है 2y स्क्वायर माइनस 1। ज़रा रीचेक कर लीजिए, एवरीथिंग इज़ ओके, यस। तो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट एक दूसरे से कैंसिल आउट, देन
मैं देख रहा हूँ कि इन दोनों को अगर मैं रीअरेंज कर दूँ, वेरिएबल वाला पार्ट एक साइड में, कांस्टेंट वाले पार्ट दूसरे साइड में, तो एक काम करते हैं, -2x² को राइट हैंड साइड में भेजते हैं एंड ये -1 को लेफ्ट हैंड साइड में भेजते हैं। तो ऐसा करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगा 1 + 1 विच इज़ 2 एंड राइट हैंड साइड वुड बी 2y² + 2x²। चलो ठीक है, तो यहाँ पर फाइनली मैं कह सकता हूँ x² + y² इज़ 1। इसका मतलब रिकॉल कीजिएगा, मॉड z आपने कहा था √x² + y²। तो ऐसा नहीं लगता आपको दैट मॉड z का स्क्वायर इज़ x² + y², और यहाँ पर x² + y² की वैल्यू 1 है, सो आई कैन से मॉड z का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये वाला कौन सा ऑप्शन है? मॉड z² इज़ 1। ध्यान से देखते हो, मॉड z² इज़ 1 इज़ नॉट ऑप्शन ए, क्योंकि मॉड z² इज इक्वल टू 1 का मतलब मॉड z इज इक्वल टू +-1। ठीक है, यही इसके वैल्यूज़ हो सकते हैं, बट मॉड z ग्रेटर देन 1 में तो 10, 12, 13, 14 कोई भी वैल्यू हो सकती है। इसके लिए ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी को देखते हैं, मॉड z लेस देन 1, ये भी गलत है, क्योंकि इसमें भी -5, -6 ये सारे वैल्यूज़ आ सकते हैं, विच इज़ नॉट वैलिड फॉर अवर CR इक्वेशन। सी चलेगा, डी नहीं चलेगा, क्योंकि एंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन कह रहे, पॉसिबल ही नहीं है, उसमें 0, 0 भी आ गया है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी आ गए, पॉसिबल ही नहीं है। सो ओनली ऑप्शन सी इज़ मैचिंग, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। बड़ा ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन था, फंक्शन इज़ डिफरेंशिएबल इन विच रीजन, ये पूछा गया था। तो हम f(z) को पहले सिंप्लीफाई किए, u एंड v की वैल्यू निकाली, फिर CR इक्वेशन का इस्तेमाल किया, ∂u/∂x एंड ∂v/∂y को कंपेयर किया, कंपेयर करते हुए आंसर निकाल दिया। ठीक है, तो ये था कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का 2019 का क्वेश्चन। If you have enjoyed this video, make sure you like this video. देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं गेट एक्सी 2019 के मैथ्स क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन पार्शियल डेरिवेटिव चैप्टर से है। द क्वेश्चन इज, इफ द ट्रांसफॉर्मेशन u of x, t is equal to e⁴x into v of x, t reduces the partial differential equation ∂2u upon ∂x² minus ∂u/∂x minus ∂u/∂t plus u is equal to 9 to the equation ∂v/∂t minus ∂2v upon ∂x² is equal to 9 f of x, then f of x equals what? 4 ऑप्शन आपके पास है। वीडियो को पॉज करें और एक बार खुद से ट्राई करें। चलिए देखते हैं सोल्यूशन। वैसे बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप स्टेप बाय स्टेप जाते हो। देखो हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये रहा, इसको रेड्यूस करना है और फिर बताना है कि f of x की वैल्यू क्या होगी। रेड्यूस करना है तो फिर सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, और इसलिए उन्होंने हमको एक सब्स्टिट्यूशन दिया है, जहाँ पर भी u प्रेजेंट है उसको सब्स्टिट्यूट करो e⁴x into v, और यहाँ पर v का जो नेचर है उसके पास 2 वेरिएबल है x, t, तो उससे बचकर रहना, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव में इन वेरिएबल्स का काफ़ी इंपॉर्टेंस रहता है। चलो एक एक करके टर्म्स फाइंड करते हैं। मुझे तो 3 टर्म दिखाई दे रहे हैं, ∂u/∂x, ∂u/∂t एंड ∂2u upon ∂x²। चलो एक एक करके फाइंड करते हैं। सबसे पहले फाइंड करेंगे ∂u/∂t। तो u की जगह हम रखेंगे e⁴x into v। मनी मन याद रखना दैट जब मैं v कह रहा हूँ तो v के पास 2 वेरिएबल्स है, x एंड t। ठीक है, v इज़ द डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड किस पर डिपेंड कर रहा है v? 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पर, विच आर x एंड t। ये इसका मीनिंग है। जब आप कहते हो ∂u/∂t, इसका मीनिंग है कि आप पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना चाहते हो विद रिस्पेक्ट टू t। सिर्फ t आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसके अलावा सारे जो वेरिएबल है उसको आप फ्रीली छोड़ सकते हो। ठीक है, उसको आप कांस्टेंट ट्रीट कर सकते हो। इफ़ दैट इज़ द केस, तो जो हमारा वेरिएबल x है फिर तो वो कांस्टेंट ट्रीट होगा, उसको बाहर निकाला जा सकता है। एंड देन हमारे पास है ∂v/∂t। अब v को कांस्टेंट ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि v के पास x एंड t है, जहाँ पर t इज़ दी वेरिएबल, तो यहाँ पर ये फ्री नहीं हो सकता। एंड हेंस दिस इज़ द आंसर, ∂u/∂t इज़ e⁴x into ∂v/∂t। इसको शॉर्टकट में कुछ ऐसा लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को u सबस्क्रिप्ट t लिखते हैं विच रिप्रेजेंट्स ∂u/∂t, एंड राइट हैंड साइड को कुछ ऐसा लिखते हैं v सबस्क्रिप्ट t, एंड v सबस्क्रिप्ट t इज़ ∂v/∂t। ठीक है, तो ये मेरे शॉर्टकट्स जो है आप नोट कर लेना, इससे कैलकुलेशन फास्ट होता है। गेट एग्जाम में वैसे ही टाइम की कमी होती है, यूज़ दी शॉर्टकट्स टू डू दी कैलकुलेशन फास्ट, तभी जा करके 2 मिनट में क्वेश्चन बनेंगे, नहीं तो फिर गेट एग्जाम के क्वेश्चन 2 मिनट में नहीं बनेंगे। बीटेक में पूरा पूरा लिखो, बिकॉज बीटेक में स्टेप्स के मार्क्स होते हैं, बट गेट एग्जाम में सिर्फ आंसर्स के मार्क्स होते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा टर्म फाइंड करते हैं, ∂u/∂x इन द नेक्स्ट स्लाइड। ∂u/∂x को फाइंड करते हैं, तो हमारे पास u की जो वैल्यू थी दैट वॉज e⁴x into v। अब ध्यान से देखना, जब आप ∂by∂x कह रहे हो
तो डो बाई डो एक्स में एक्स हमारा वेरिएबल है, इसके अलावा सारे कांस्टेंट। तो यहाँ पर जो आपका फंक्शन है, अब ई टू द पावर एक्स के पास भी वेरिएबल एक्स है एंड वी के पास भी वेरिएबल एक्स है, तो फिर यहाँ पर आपको करना पड़ेगा यूवी रूल ऑफ डेरिवेटिव। तो सबसे पहले मैं ई टू द पावर एक्स लिखता हूँ, देन डिफरेंशिएटिंग वी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इट इज़ डो वी बाई डो एक्स, देन प्लस v एंड डिफरेंशिएटिंग एक्सपोनेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन तो e टू द पावर x ही होता है। ठीक है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हुए लिख सकते हैं u सबस्क्रिप्ट x इज इक्वल टू e टू द पावर x इंटू वी सबस्क्रिप्ट x प्लस v इंटू ई टू द पावर x। ओके, तो ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गया। चलिए थर्ड इक्वेशन निकालते हैं। द थर्ड इक्वेशन इज डो स्क्वायर यू अपॉन डो एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ हमको डिफरेंशिएट करना है किसको, हमको डिफरेंशिएट करना है डो यू बाई डो एक्स को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डो यू बाई डो एक्स अभी अभी निकाला है, देखो मैंने बक्से में भी रखा है, तो वो वाली टर्म यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इट इज़ ई टू द पावर एक्स इंटू वी ऑफ एक्स प्लस वी इंटू ई टू द पावर एक्स। ओके, तो ये काफ़ी बड़ा कैलकुलेशन जाने वाला है, ध्यान से ओपन करना। ई टू द पावर एक्स इंटू वी डो वी बाई डो एक्स है ये, ठीक है। अगर आप इसका डिफरेंशिएट कर रहे हो तो यू वी रूल में जाएगा। सबसे पहले आप ई टू द पावर एक्स लिखिए एंड देन डो वी बाई डो एक्स को डिफरेंशिएट करोगे डो बाई डो एक्स के साथ, तो ये बनेगा डो स्क्वायर वी अपॉन डो एक्स स्क्वायर, यस, देन प्लस डो वी बाई डो एक्स ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन विथ ई टू द पावर एक्स, द आंसर इज ई टू द पावर एक्स, प्लस यहाँ पर v इंटू ई टू द पावर एक्स, इसका तो डिफरेंशिएशन अभी अभी किया है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका आंसर आपको पता ही है, तो स्ट्रेट अभी आप लिख सकते हो। इसका आंसर है ई टू द पावर एक्स इंटू डो वी बाई डो एक्स, पहले पूरा लिख दीजिए फिर शॉर्टकट लिख देना, प्लस v इंटू ई टू द पावर एक्स। चलो तो फिर आप शॉर्टकट में इसको कन्वर्ट करते हैं। शॉर्टकट में कैसे होगा, डो स्क्वायर यू अपॉन डो एक्स स्क्वायर को हम कह सकते हैं यू सबस्क्रिप्ट एक्स एक्स, दो बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। और इसका आंसर आ रहा है इतना बड़ा, तो इसको भी लिखते हैं फिर शॉर्टकट फॉर्म में। इसको हम कह सकते हैं ई टू द पावर एक्स इंटू वी सबस्क्रिप्ट एक्स एक्स प्लस वी सबस्क्रिप्ट एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस वी ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स इंटू वी सबस्क्रिप्ट एक्स। चलो तो हमने तीनों टर्म्स निकाल दिए, डो स्क्वायर यू बाई डो एक्स स्क्वायर, डो यू बाई डो एक्स एंड डो यू बाई डो टी। ये तीनों टर्म्स आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे आपको आंसर आ जाएगा। मेक श्योर आप u को भी सब्स्टिट्यूट करते हो तो सामने ही है, u की वैल्यू तो ई टू द पावर एक्स इंटू वी है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। सब्स्टिट्यूट करो और चलो सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या आंसर हमें आ रहा है। लेट अस सब्स्टिट्यूट एंड चेक। जैसे ही मैंने यहाँ पर चीज़ों को सब्स्टिट्यूट किया, एक बड़ी सी इक्वेशन बन रही है। तो सबसे पहले मेरे पास आ रहा है ई टू द पावर एक्स इंटू वी सबस्क्रिप्ट एक्स एक्स प्लस वी सबस्क्रिप्ट एक्स ई टू द पावर एक्स प्लस वी इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स इंटू वी सबस्क्रिप्ट एक्स। ये तो मैंने पहले डो स्क्वायर यू बाई डो एक्स स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट कर दिया। उसके बाद -2 टाइम्स डो यू बाई डो एक्स था, तो डो यू बाई डो एक्स की वैल्यू जो हमको मिली थी प्रीवियस स्लाइड से, दैट वॉज ई टू द पावर एक्स इंटू वी सबस्क्रिप्ट एक्स प्लस वी इंटू ई टू द पावर एक्स, देन माइनस डो यू बाई डो टी सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। इसका आंसर होगा ई टू द पावर एक्स इंटू डो वी बाई डो टी, ओके। उसके बाद हमारे पास प्लस u था, u को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं ई टू द पावर एक्स इंटू वी, दैट इज इक्वल टू 9। ओके, इतना सारा हमने सब्स्टिट्यूट किया। अब सिंप्लीफाई करने की बारी आ रही है। तो सबसे पहले मैं देख रहा हूँ क्या ये v सब्स्क्रिप्ट एक्स एक्स किसी के साथ कैंसिल हो रहा है, ऐसे कोई टर्म ही नहीं है तो कैंसिल किसके साथ होगा, तो स्ट्रेट अवे हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है v सब्स्क्रिप्ट एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स, इसका कोई भाई बंधु यहाँ पर प्रेजेंट है, येस, वी सब्स्क्रिप्ट एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स 2 बार आ रहा है। क्या और कोई प्रेजेंट है, येस, ई टू द पावर एक्स इंटू वी सब्स्क्रिप्ट एक्स -2 बार है। इसका मतलब ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से +2 टाइम्स बनेगा और ये -2, ये देखो यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। ये वाला टर्म तो गायब हो गया। अब देखते हैं और कोई टर्म गायब हो सकता है, येस, यहाँ पर मुझे एक और टर्म दिख रहा है, देखो जरा, v इंटू ई टू द पावर एक्स 1 बार, v इंटू ई टू द पावर एक्स 2 बार, तो ये 2 टाइम्स हो गया। और अगेन ये -2 टाइम्स v ई टू द पावर x, ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अगर ऐसे करेंगे तो फिर लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ 2 टर्म बच रहे हैं, ई टू द पावर एक्स इंटू वी सबस्क्रिप्ट एक्स एक्स, जो मैंने पहले ही लिख दिया है, और ये वाला टर्म भी बच रहा है, तो इसको भी लिख देते हैं, माइनस ई टू द पावर एक्स इंटू वी सबस्क्रिप्ट टी, दैट्स ऑल। इतना ही बचा है, एंड दैट इज इक्वल टू 9। अब बात समझ में आ रही है।
अब आप जाओ पीछे और चेक करो इनको क्या चाहिए। इनको चाहिए डो वी बाई डो टी पहले, उसके बाद डो स्क्वायर वी बाई डो एक्स स्क्वायर बाद में। डो वी बाई डो टी इनको पहले चाहिए, तो ये टर्म को पहले बुलाने के लिए माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, ओके, और ई टू द पावर एक्स को कॉमन लेना पड़ेगा, यस। तो माइनस ई टू द पावर एक्स मैंने कॉमन लिया, तो देखना यहाँ पर डो वी बाई डो टी पहले आ जाएगा, और फिर ये वाली जो चीज़ है कुछ इस प्रकार बनेगी, माइनस डो स्क्वायर वी अपॉन डो एक्स स्क्वायर। जरा एक बार चेक कर लेना, जस्ट माइनस ई टू द पावर एक्स को मल्टीप्लाई करो, क्या आपको प्रीवियस वाला स्टेप आ रहा है? यस, आपको प्रीवियस वाला स्टेप आ रहा है, तो हमने सही से मैनिपुलेशन किया है। सो दैट इज इक्वल टू 9। अब माइनस ई टू द पावर एक्स को राइट हैंड साइड में भेजो तो आपको मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड इज डो वी बाई डो टी माइनस डो स्क्वायर वी अपॉन डो एक्स स्क्वायर, एंड राइट हैंड साइड में हो जाएगा माइनस 9 इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स। सो माइनस 9 इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स, तो बिल्कुल से अगर आप कंपेयर करते हो माइनस 9 इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू बन रही है माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, विच इज़ ऑप्शन ए। समझ में आया व्हाट इज़ द राइट आंसर? ऑप्शन ए बिल्कुल सही था। तो ऐसे क्वेश्चन को बड़े आराम से करना चाहिए, एग्जाम में जल्दबाजी में नहीं जाना चाहिए। एक एक करके मैंने टर्म फाइंड किया, डो यू बाई डो टी को फाइंड किया, फिर डो यू बाई डो एक्स को फाइंड किया, डो स्क्वायर यू बाई डो एक्स स्क्वायर को फाइंड किया, और ये यू वी रूल की मदद से ही किया है। डेरिवेटिव यू वी रूल बड़ा इंपॉर्टेंट था इस क्वेश्चन में। बाकी सब्स्टिट्यूशंस करने के बाद कैलकुलेशन भी इंपॉर्टेंट होता है, एंड देन यू गेट दी फाइनल आंसर। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, कैलकुलेटिव था, मिल जाते हैं मार्क्स। तो एग्ज़ाम में जल्दी मत करना, ऐसे क्वेश्चंस को टाइम लेकर के करना। इसी के साथ एंड करता हूँ ये वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो चलिए देखते हैं गेट एक्सी 2019 के मैथ्स क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन लीनियर अलजेब्रा चैप्टर से है। क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है, मज़ा आएगा आपको सॉल्व करके। द क्वेश्चन इज इफ़ Q इज़ अ 3x3 मैट्रिक्स एंड P इज़ अ मैट्रिक्स मेड फ्रॉम V1 V2 V3 where V1 V2 V3 are linearly independent eigenvectors of the matrix Q, then the sum of absolute values of all the elements of the matrix P inverse QP is what? 4 ऑप्शन आपके पास है। वीडियो को पॉज करें और एक बार खुद से ट्राई करें। चलिए देखते हैं सोल्यूशन। एक नॉर्मल स्टूडेंट कैसे सोचेगा, जिसने सिर्फ और सिर्फ बुक से पढ़ा है, फॉर्मूला बाय आउट करके है, उसे ऐसा लगेगा कि क्यू मैट्रिक्स है, ठीक है, तो यहाँ पर क्यू मैट्रिक्स को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। P मैट्रिक्स बना है V1 V2 V3 एंड V1 V2 V3 आर दी आइगन वेक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स Q। तो फिर मैट्रिक्स Q का आइगन वैल्यू निकालेंगे, फिर आइगन वेक्टर निकालेंगे, और फिर हम P को फाइंड करेंगे, ठीक है। फिर P इनवर्स फाइंड करने के लिए इनवर्स का फॉर्मूला, P इनवर्स इज एडजॉइंट ऑफ P अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ P, तो P इनवर्स मिल जाएगा। जैसे ये तीनों मैट्रिक्स मिल गए, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर निकालेंगे रिजल्टेंट मैट्रिक्स। फिर वो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका सारा एलिमेंट सम अप करेंगे, वो भी एब्सोल्यूट वैल्यू सम अप करना है। नेगेटिव एलिमेंट्स हो सकते हैं मैट्रिक्स में, तो नेगेटिव नहीं लेना है। एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ ऑल द एलिमेंट्स का मतलब सारे टर्म्स नेगेटिव या पॉजिटिव जितने भी हो, आपको सिर्फ पॉजिटिव ही लेना है, फिर ऐड करना है और आंसर बताना है। दिस इज़ वन वे टू सॉल्व। आंसर आएगा बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर होगा, बट टाइम काफ़ी ज़्यादा लगेगा, 10 से 15 मिनट लग जाएगा। इतना हमको एग्ज़ाम में मिलता नहीं है समय, 10 से 15 मिनट। हमको 2 मिनट 3 मिनट मैक्सिमम 4 मिनट में ये क्वेश्चन बनाना है। सो हाउ टू हैंडल दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन? तो यहाँ पर हमारे पास एक कंसेप्ट है डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स। अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स, हम कह सकते हैं मैट्रिक्स Q इज़ मेड फ्रॉम P इंटू डी इंटू पी इनवर्स, जहाँ पर P हमारा मैट्रिक्स मेड फ्रॉम V1 V2 V3 है, P इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स P, एंड D इज द डायगोनल मैट्रिक्स। यहाँ पर नोट करना, D इज द डायगोनल मैट्रिक्स मेड फ्रॉम आइगन वैल्यूज लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3। प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट्स में लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 है, और बाकी सभी जगह 0 है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है। चलो, तो हमें क्या फाइंड करना था? हमें फाइंड करना था P इनवर्स QP की वैल्यू क्या होगी। हमें थोड़ी ना Q फाइंड करना है, तो हमें यहाँ पर एक कैलकुलेशन करना पड़ेगा। व्हाट आई विल डू इस इक्वेशन में प्री मल्टीप्लाई करते हैं विथ P इनवर्स। अगर मैंने प्री मल्टीप्लाई किया P इनवर्स के साथ, तो चीज़ें कुछ ऐसी बनती है। फिर इन दोनों को क्लब करते हैं, P इनवर्स इंटू P इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू दिस मैट्रिक्स, द आंसर इज DP इनवर्स, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर P इनवर्स इंटू Q किसके बराबर आ गया? DP इनवर्स के। अब पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स P ऑन बोथ दी साइड। पोस्ट मल्टीप्लाई किया मैट्रिक्स P ऑन बोथ दी साइड, इन दोनों को क्लब किया, तो P इनवर्स इंटू P
आंसर इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एंड D इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स द आंसर इज D। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर P इनवर्स QP, अच्छा यही तो मांगा जा रहा था क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे थे P इनवर्स QP की वैल्यू किसके बराबर होगी। अब आपको पता चल गया, इट इज़ इक्वल टू डायगोनल मैट्रिक्स D, एंड D मैट्रिक्स कैसा है, कुछ इस प्रकार। अच्छा, वो आपसे क्या मैट्रिक्स मांग रहे थे, या वो आपसे मांग रहे थे सम ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। अच्छा, अगर वो आपसे सम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स D मांग रहे हैं, तो आपका फाइनल आंसर कैसे होना चाहिए? आपका फाइनल आंसर होना चाहिए मॉड ऑफ लैम्डा 1 प्लस मॉड ऑफ लैम्डा 2 प्लस मॉड ऑफ लैम्डा 3, क्योंकि इसके अलावा तो सारे एलिमेंट जीरो ही है, तो सम करोगे तो इन तीनों का ही सम होगा। अब आपका टास्क है टू गेट द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स Q, ठीक है, क्योंकि ये लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 किसके आइगन वैल्यूज़ है, मैट्रिक्स Q के ही तो आइगन वैल्यूज़ है, और कौन सा मैट्रिक्स आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर Q मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज़ निकालते हैं इन दी सेकेंड स्टेप। Q मैट्रिक्स हमारे पास है एक बड़ा सा मैट्रिक्स 3x3 3 2 4, उसके बाद हमारे पास है 2 0 2, फिर है 4 2 3। अगर आपको आइगन वैल्यूज़ निकालने हैं, आइगन वैल्यूज़ ऑफ Q, एक तरीका है आप सॉल्व करो डिटर्मिनेंट ऑफ Q माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। बड़ा लेंदी सा प्रोसेस है, आंसर आ जाएगा। मैं ऐसा फॉलो नहीं करता, मैं कहता हूँ कि हमको पता है जब 3x3 मैट्रिक्स होता है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या है। द जनरल फॉर्म इज लैम्डा क्यूब माइनस S1 लैम्डा स्क्वायर प्लस S2 लैम्डा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 0। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ A नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा Q मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ Q, ठीक है। चलिए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ Q निकालते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ Q निकालते हैं इन दी नेक्स्ट स्लाइड। डिटर्मिनेंट ऑफ Q इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 3 2 4 2 0 2, उसके बाद हमारे पास है 4 2 3, ठीक है। तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे इस डिटर्मिनेंट को विथ दी रो 2, है ना। आप चाहो तो रो 1 से ओपन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं रो 2 से ओपन करना चाहता हूँ। सिंपल सा रीज़न, बीच में एक जीरो है ना, तो मेरे कैलकुलेशन बच जाएंगे, ठीक है। तो रो 2 को सिलेक्ट किया, तो रो 2 के सारे एलिमेंट्स लिख दो, 2 0 लिखने का ज़रूरत नहीं, उसके बाद है 2, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करना है विथ -1 टू द पावर i प्लस j। तो पोजीशन देखना जरा, ये रहा रो 2 और ये रहा कॉलम 1, पोजीशन इज़ 2 1, ठीक है। तो यहाँ पर 2 + 1 पावर में आ जाएगा, नीचे वाले में कौन आएगा पावर में, इसके लिए इसका पोजीशन कौन सा है, रो 2 एंड कॉलम 3, सो 2 + 3 पावर में आ जाएगा। चलो ठीक है, इंटू रिस्पेक्टिव 2 × 2 माइनर्स, फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे, हो गया, डिटर्मिनेंट का आंसर आ जाएगा। अब आपको रिस्पेक्टिव माइनर निकालना है, तो बी केयरफुल, जब इस वाले के लिए माइनर निकालना है तो एलिमिनेट कॉलम एलिमिनेट रो, जो बच गया है उसका आप डिटर्मिनेंट फाइंड कीजिए। सो 2 4 2 3 ये आ जाएगा हमारे माइनर के एलिमेंट्स, 2 4 2 3, बस। अब इसका अगर आप डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हो यू विल गेट दी आंसर। सिमिलरली ये जो नेक्स्ट वाला बचा हुआ है माइनर, वो कैसे निकालेंगे, सिलेक्ट दिस पोजीशन, एलिमिनेट कॉलम एलिमिनेट रो, जो बच गया है उसका डिटर्मिनेंट। सो 3 2 4 2 ये हमारे वैल्यूज़ आने चाहिए, 3 2 4 2। चलो, तो सिंप्लीफाई करते हैं तो फाइनल आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 × -1 टू द पावर 3 इज़ -2 इंटू 6 - 8, देन प्लस 2 × -1 टू द पावर 5, अगेन ये -1 ही रहेगा, इंटू 3 2 6 6 - 8। पूरा अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो आंसर आपको आना चाहिए 8। अगर सबको आंसर 8 आया तो आपने सही से किया है, अगर आंसर 8 नहीं आया है तो फिर आपने गलत किया है, ठीक है। अगर आप मुझसे जानना चाहते हो कैलकुलेशन, कोई बात नहीं, मैं करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 4, 4 + 4 8, इतना सिंपल है। चलिए, तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट आ गया हमारे पास, 8 आ गया डिटर्मिनेंट, 4 + 4 8, ठीक है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू 8 आ गई। अब मेरे को S2 और S1 निकालना है। अब यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि S2 और S1 निकालने की प्रक्रिया क्या है। S1 इज इक्वल टू सम ऑफ द प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट। S1 क्या है, सम ऑफ द प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट। तो S1 की वैल्यू बड़ी सिंपल थी, इट इज़ 3 + 0 + 3 विच इज़
6, S1 की वैल्यू आ गई 6। S2 निकालना थोड़ा टफ है। S2 क्या है? सम ऑफ द माइनर्स ऑफ प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट। इसका मतलब पहले आप प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट को सिलेक्ट करो, फिर एलिमिनेट कॉलम एलिमिनेट रो, जो बच गया है उसका डिटर्मिनेंट, यही तो माइनर हुआ। ठीक है, तो जो बच गया है उसका डिटर्मिनेंट, तो फिर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा यहाँ पर दैट S2 जो हमारा है वो माइनर 1 प्लस माइनर 2 प्लस माइनर 3 होगा। पहला माइनर मैंने आपको बता दिया, इट वॉज 0 2 2 3। इसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। M22 कैसे निकालोगे? पहले आप डायगोनल एलिमेंट को सिलेक्ट करो A22, उसके बाद एलिमिनेट कॉलम एलिमिनेट रो, फिर जो बच गया है उसका डिटर्मिनेंट वो हो गया M22। तो 3 4 4 3 ये बच गया है, लिख देते हैं। फिर क्या बचा था? 3 4 और 3 4 4 3 बचा था, राइट। चलिए उसके बाद प्लस ये वाला एलिमेंट सिलेक्ट करो, एलिमिनेट कॉलम एलिमिनेट रो, जो बच गया उसका डिटर्मिनेंट, सो 3 2 2 0 ये बच गया है, लिख देना यहाँ पर 3 2 2 0। आंसर आपको क्या मिल रहा है? पहले वाले माइनर से आंसर आ रहा है -4, जगह कम पड़ रही है, यहाँ पर लिखते हैं S2 इज इक्वल टू, पहला टर्म आ रहा है -4, उसके बाद प्लस 9 3 3 9 9 माइनस 16, ठीक है। 9 माइनस 16 आपका आंसर आ रहा है -7, और ये होगा 0 -4, तो कितना निकल करके आ रहा है? ये होगा -8 -7 विच इज़ -15। ठीक है, तो हमारे पास आ गया S2 इज़ -15, S1 S2 एंड Q रेडी है। सब्स्टिट्यूट करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारे पास आ रहा है दैट इज़ λ³ माइनस S1 की वैल्यू 6 थी, एंड देन -15 लैम्डा -8 इक्वल टू 0। जरा देख लेते हैं वापस, S1 की वैल्यू 6, S2 की वैल्यू -15 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ Q इज़ 8। बिल्कुल, जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाती है। बट हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन नहीं चाहिए, हमें चाहिए आइगन वैल्यूज़ ऑफ Q। अगर आइगन वैल्यूज़ ऑफ Q चाहिए तो इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा और 3 लैम्डा की वैल्यूज़ निकालनी पड़ेगी। जो 3 लैम्डा की वैल्यूज़ आ जाएगी वही हमारे आइगन वैल्यूज़ रह जाएंगे। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कैसे करें? क्योंकि इंजीनियरिंग कैलकुलेटर तो है नहीं, इंजीनियरिंग कैलकुलेटर होता तो सीधा पुट कर देते हैं आंसर सामने। यहाँ पर अगर आपको सॉल्व करना है तो ट्रायल एंड एरर मेथड करना पड़ेगा, और ये मैंने हमेशा आपको कहा है कि ट्रायल एंड एरर मेथड में पहले आप सब्स्टिट्यूट कीजिए लैम्डा को 0 और चेक कीजिए क्या हमारा फंक्शन f ऑफ लैम्डा 0 बनता है। अगर 0 बनता है तो फिर लैम्डा इज 0 इज़ अ रूट। जैसे ही मैंने 0 सब्स्टिट्यूट किया तो आंसर तो -8 आ रहा है, सो लैम्डा इक्वल टू 0 इज़ नॉट अ रूट। फिर मैं कहता हूँ कि लैम्डा को -1 रखो या +1 रखो और चेक करो। जब मैंने लैम्डा को -1 रखा तो -1 टू दी होल पावर 3 बनेगा -1, देन -6 इंटू -1 दी होल स्क्वायर बनेगा 1, देन -15 इंटू लैम्डा की जगह -1 रखा गया है, देखना ध्यान से। ओके, तो यहाँ पर ये क्या बन रहा है? अब यहाँ पर ये बन रहा है -1 -6 + 15 -8। ओके जी, तो यहाँ पर ये -9 -9 -6 -15 + 15 0 आ गया 0। अगर 0 आ गया तो फिर ये रूट है, दिस इज़ द रूट। तो एक आइगन वैल्यू आ गई -1। अब बाकी के 2 आइगन वैल्यू कैसे निकाले? बाकी के 2 आइगन वैल्यू निकालने के लिए सिंथेटिक डिवीजन का इस्तेमाल करना होगा। तो सिंथेटिक डिवीजन का इस्तेमाल करते हैं। पहले आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखो, क्यूबिक इक्वेशन लिखो, λ³ -6 लैम्डा स्क्वायर -15 लैम्डा -8 इक्वल टू 0। और हमारा आइगन वैल्यू भी आ गया था, एक आइगन वैल्यू था लैम्डा इज इक्वल टू -1। सिंथेटिक डिवीजन कहता है जो आपका रूट आ चुका है उसको यहाँ पर लिखो, -1 को लिख दिया। उसके बाद वो कहते हैं आपके क्यूबिक इक्वेशन को हाईएस्ट पावर टू लोएस्ट पावर में अरेंज करो। अरेंज करने के बाद आपको उसके कोएफिशिएंट 1 by 1 लिखने हैं। तो λ³ का कोएफिशिएंट 1, लैम्डा स्क्वायर का कोएफिशिएंट -6, लैम्डा का कोएफिशिएंट -15 एंड फिर उसके बाद कांस्टेंट है तो -8 लिख दिया। पहले तो आप ये टेबल बनाओ, उसके बाद वो कहते हैं वर्टिकल फॉर्म में एडिशन करना है। तो 1 के साथ कोई है नहीं ऐड करने के लिए, 0 ही है ऐड करने के लिए। सो 1 + 0 कितना आया? 1 आया। ओके, अब वो कहते हैं अगर आप क्रॉस जाओगे तो मल्टीप्लाई करना है। सो 1 × -1 द आंसर इज़ -1। अब आप वर्टिकल नीचे जाओगे तो ऐड करना है, -6 -1 द आंसर इज़ -7। क्रॉस जाओगे तो मल्टीप्लाई करना है, -7 × -1 इज़ 7। वर्टिकल नीचे जाओगे तो ऐड करना है,
सो -15 + 7 द आंसर इज -8। -8 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा, वर्टिकल नीचे जाओगे तो आंसर 0 आएगा। हो गया आपका सिंप्लीफाई। लास्ट में 0 आया है मतलब आपने सही से कैलकुलेट किया है, नहीं तो आपने सिंथेटिक डिवीजन गलत किया है। तो सिंथेटिक डिवीजन सही से किया है या नहीं, इसका इंडिकेशन आपको लास्ट वाले टर्म से मिल ही जाता है। चलो हमने सही से किया है। अब हम ये कोएफिशिएंट्स को यहाँ पर लिखेंगे 1 -7 -8। अगेन हाईएस्ट टू लोएस्ट पावर में जाएंगे, बट अब क्योंकि एक रूट तो हमको मिल चुका था तो अब क्यूबिक का तो कोई ज़रूरत नहीं, बाकी के 2 फाइंड करने मतलब अब हमारा इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक वाला होना चाहिए, तभी तो जा करके हमको 2 रूट्स मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर आपका होना चाहिए लैम्डा स्क्वायर, उसके बाद लैम्डा, उसके बाद कांस्टेंट दैट इज इक्वल टू 0, जिसको हम कह सकते हैं लैम्डा स्क्वायर -7 लैम्डा -8 इक्वल टू 0। अगर आपको मेरी ट्रिक आती है तो आप कहोगे माइनस माइनस है तो फिर फैक्टर्स में माइनस प्लस होगा। ऐसे 2 नंबर चूज़ करो कि मल्टीप्लाई करूँ तो -8, ऐड करूँ तो -7। ऐसा तो -8 एंड +1 ही है, मल्टीप्लाई करूँ तो -8, ऐड करूँ तो -7। तो रूट जो निकल करके आ रहा है दैट इज़ 8, -1। आपको तीनों वैल्यूज़ आ चुके हैं। लैम्डा इज इक्वल टू 8, -1, -1, तीनों ही वैल्यूज़ आ चुके हैं। द आइगन वैल्यूज़ ऑफ मैट्रिक्स क्यू आर -8 +8 लिखना चाहूँगा यहाँ पर। लैम्डा की वैल्यू वर 8 -1 -1। करेक्ट? करेक्ट है, एक बार देख लो। यस करेक्ट है। तो वो आपसे चाह रहे थे फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यूज़ ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स, फिर उनका सम करो। तो एब्सोल्यूट वैल्यूज़ का मतलब मॉड ऑफ 8 तो 8 ही रहेगा, बट मॉड ऑफ -1 +1 बनेगा एंड मॉड ऑफ -1 +1 बनेगा। सो 8 + 1 + 1 द आंसर इज 10। 10 आपका सही आंसर था। बहुत लोग यहाँ पर गड़बड़ कर रहे थे, 8 - 2 कह करके 6 मार्क कर रहे थे, गलत है। एब्सोल्यूट का मतलब सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ लेनी है, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। चलो, तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें पूछी गई थी। सबसे पहले डायगोनलाइजेशन मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट, फिर सिंप्लीफिकेशन पूछा गया, फिर उसके बाद आइगन वैल्यूज़ फॉर 3x3 वो कैसे सॉल्व करते हैं वो भी डिपेंड करता है। मैंने तो अपना ट्रिक बता दिया, S1 S2 डिटर्मिनेंट ऑफ Q। उसके बाद आप देख रहे थे कि हमको इतना ही नहीं है, फिर रूट्स भी निकालना है। तो एक क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने की टेक्निक भी मैंने आपको दे दी कि हम कैसे हिट एंड ट्रायल से पहले एक रूट निकाल देते हैं, फिर सिंथेटिक डिवीजन की मदद से बाकी के रूट्स निकालते हैं। तो बढ़िया क्वेश्चन था एंड दैट्स हाउ यू डेवलप द कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो चलिए देखते हैं गेट एक्सी 2019 के मैथ्स क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन न्यूमेरिकल मेथड चैप्टर से है। द क्वेश्चन इज इफ p of x is equal to ax³ + bx² + cx + d is the polynomial obtained by Lagrange interpolation satisfying p of 0 is -8, p of 1 is -7, p of 2 is -6 and p of 4 is 20, then the value of a - b + c is what? 4 ऑप्शन है, इसमें से एक सही होगा। सो वीडियो को पॉज करें और एक बार खुद से ट्राई करें। चलिए देखते हैं सोल्यूशन। इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल से सब्स्टिट्यूशंस करने हैं, इक्वेशंस क्रिएट करने और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखना p of x का इक्वेशन दे रखा है और फिर हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट है p of 0 इज़ -8। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं x को 0 रखता हूँ तो p of x की वैल्यू किसके बराबर आती है? -8 के बराबर आती है। सो जब आप ऐसा करोगे, सब्स्टिट्यूट करोगे, LHS बन जाएगा -8। RHS में जहाँ पर भी x है वहाँ पर 0 रखना है। सो 0 × a 0 हो जाएगा, 0 × b 0 हो जाएगा, 0 × c 0 हो जाएगा, सिर्फ d बच जाएगा। तो देखो पहली स्टेप में d की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई -8। ठीक है, d की वैल्यू आ गई -8। अब नेक्स्ट, जब x की वैल्यू 1 रखी गई है, जब x की वैल्यू 1 रखी गई है, p की वैल्यू आ रही है -7। जब आप ऐसा करते हो तो आपको मिलता है लेफ्ट हैंड साइड में -7, राइट हैंड साइड में a × 1 इज़ a, b × 1² इज़ b, c × 1 इज़ c और d की तो वैल्यू अभी अभी निकली है -8। इसको रीअरेंज करोगे तो बनेगा a + b + c इज़ इक्वल टू -7 + 8 विच इज़ 1। देखो मेरे पास एक इक्वेशन आ गया। वैसे ही आप बाकी पॉइंट्स को सब्स्टिट्यूट करो और इक्वेशंस क्रिएट करो। चलिए तो नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं और इक्वेशंस क्रिएट करते हैं। जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट था वो था कि x को 2 रखने पर p of x की वैल्यू बन रही है -6। जब ऐसा करते हैं तो हमारे पास आ रहा है 8a + 4b
प्लस 2c माइनस 8 इज इक्वल टू -6। अगेन इसको रीअरेंज करो, सिंप्लीफाई करो तो बनेगा 4a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू 1। एक और पॉइंट हमारे पास था, जब आप x को 4 रखते हो तो p ऑफ x की जो वैल्यू निकल करके आ रही है दैट इज़ 20। इसलिए तो यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट करने पर आपको मिलेगा 64 प्लस 16b प्लस 4c माइनस 8 इज इक्वल टू 20। अगेन सिंप्लीफाई कीजिए, रीअरेंज कीजिए, 16a प्लस 4b प्लस c इज इक्वल टू 7 आपको आ जाएगा। तो यहाँ पर अभी भी हमारे पास ए बी सी की वैल्यू नहीं आई है, बट ए बी सी के 3 इक्वेशन आ चुके हैं। अगर 3 अननोन है, 3 इक्वेशन काफ़ी है टू गेट द आंसर। ठीक है, सो वी हैव ए बी सी 3 अननोन्स, वी हैव 3 इक्वेशन, विल फाइंड द आंसर। बस डिपेंड ये करता है कि आप कौन से टेक्निक का इस्तेमाल करोगे। कोई साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हुए आंसर निकालते हैं और कोई मेरे जैसे होते हैं जो सोल्यूशन ऑफ सिस्टम वाले कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हुए आंसर निकालते हैं। ठीक है, तो मैं बता दूँ आपको हाउ टू सॉल्व दिस equations by the concept of rank, maybe by concept of simplification। चलिए, तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशंस थे a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1। उसके बाद इक्वेशन था 4a प्लस 2b प्लस सी इज इक्वल टू 1। तीसरा इक्वेशन था 16a प्लस 4b प्लस सी इज इक्वल टू 7। तो हम मैट्रिक्स बनाएंगे। पहले तो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ए बी सी के कोएफिशिएंट फ्रॉम इक्वेशन 1 1 1 1, फ्रॉम इक्वेशन 2 4 2 1, फ्रॉम इक्वेशन 3 16 4 1। उसके बाद हमारे वेरिएबल्स ए बी सी और राइट हैंड साइड में कॉन्स्टेंट्स 1 1 7। चलो, तो यहाँ पर हमारे पास एक मैट्रिक्स क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम 4 को 0 बनाने की कोशिश करेंगे और 16 को 0 बनाने की कोशिश करेंगे। अगर ये करना है तो आपको रो ऑपरेशन की मदद लगेगी, और रो ऑपरेशन कहता है रो 2 को चेंज कीजिए, रो 2 माइनस 4 टाइम्स रो 1, ये वाला टर्म 0 बनेगा। उसके साथ साथ बाकी टर्म्स भी चेंज होने वाले हैं, राइट हैंड साइड में भी चेंज होगा। ठीक है, उसके बाद रो 3 को भी चेंज करना है, रो 3 माइनस 16 टाइम्स रो 1, तो ये तो 0 बन ही जाएगा, बट इसके साथ बाकी एलिमेंट्स ऑफ रो 3 भी चेंज हो जाएंगे। और फिर आपका जो मैट्रिक्स है वो अपडेट हो जाएगा कुछ इस प्रकार। रो 1 तो अनचेंज था, रो 2 के एलिमेंट्स बन गए 0 माइनस 2 माइनस 3, रो 3 के एलिमेंट्स बन गए 0 माइनस 12 माइनस 15, और आपके पास ये रहे ए बी सी। देन उसके बाद रो 1 इज़ अनचेंज्ड, बट रो 2 एंड रो 3 आर चेंज्ड। ठीक है, तो ये हमारे पास अब इक्वेशंस रेडी हो गए हैं। अब देखना यहाँ पर, अब एक और तरीका है। कोई बच्चा कहेगा कि सर इसको 0 बनाने की कोशिश करेंगे और आप जा सकते हो आगे, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, यू कैन मूव फॉरवर्ड, और फिर सिंप्लीफाई करते हुए आंसर आ जाएगा। मैं थोड़ा सा आलसी हूँ, मैं क्या कहता हूँ, बना ही लेते हैं ना, 2 इक्वेशन ही बना लेते हैं, इनके मदद से बी एंड सी में इक्वेशन आएंगे, क्योंकि ए वाला टर्म तो गायब ही हो गया है ना, ए वाला टर्म तो 0 ही हो गया, तो बी और सी के 2 इक्वेशन आ जाएंगे और फिर सॉल्व हो जाएगा बी एंड सी आ गया तो फिर ए निकाल देते हैं। तो कैसे होगा इक्वेशन रेडी, ध्यान से देखना, ए इंटू 0 बी इंटू -2 सी इंटू -3 इज इक्वल टू -3। तो यहाँ पर हमको मिल रहा है -2b -3c इज इक्वल टू -3। उसके बाद जो नेक्स्ट इक्वेशन है वैसे ही क्रिएट करना है, a इंटू 0 प्लस माइनस बी इंटू -12 प्लस c इंटू -15 इज इक्वल टू -9। तो यहाँ पर जो इक्वेशन रेडी हो रहा है दैट इज़ -12b -15c इज इक्वल टू -9। ओके, तो यहाँ पर अगर मेरे को बी एंड सी निकालना है तो थोड़ी सी हमको मदद तो लगेगी। हमको कहना पड़ेगा इक्वेशन 1 को हम मल्टीप्लाई करते हैं -1 से, तो -1 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से भी मल्टीप्लाई करते हैं। इससे होगा क्या कि इक्वेशन 1 बनेगा 4b प्लस 6c इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इज 6, और नीचे वाली इक्वेशन को डिवाइड करते हैं 3 के साथ, बेटर है -3 के साथ डिवाइड करते हैं, तो ये बनेगा 4b प्लस -3 से डिवाइड हो रहा है तो 5c इज इक्वल टू 3। अब आपको पता चल रहा है अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो b गायब हो जाएगा, c में आंसर आ जाएगा 6c माइनस 5c, द आंसर इज c, 6 माइनस 3 द आंसर इज 3। ओके, तो c की वैल्यू आ गई 3। अगर c की वैल्यू 3 है तो फिर बताइए कि b की वैल्यू क्या होगी। सब्स्टिट्यूट करने के बाद आप कह सकते हो कि b की वैल्यू निकल करके आ रही है -3, c की वैल्यू 3, b की वैल्यू -3, तो फिर बताइए a की वैल्यू क्या होगी। इसमें सब्स्टिट्यूट कीजिए, b और c को सब्स्टिट्यूट करने पर a की वैल्यू मिल रही है, क्या a की वैल्यू सबको 1 मिली? अगर a की वैल्यू 1 मिली तो आप सही से कर रहे हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि a b c की वैल्यू आ गई। अब वो आपसे पूछ रहे हैं a माइनस बी प्लस सी क्या होगा। तो इसमें क्या तकलीफ है, अब सारे टर्म्स तो आपके सामने ही है ना, यहीं पर सॉल्व कर देते हैं।
ए की वैल्यू हमारे पास थी 1, बी की वैल्यू थी -3, सी की वैल्यू थी 3। तो अगर वो कह रहे हैं a माइनस बी प्लस सी क्या होगा, तो 1 माइनस ऑफ -3 प्लस 3, तो आंसर इज 1 प्लस 3 प्लस 3। येस, द आंसर इज 7। 7 मीन्स ऑप्शन डी। इतना सिंपल ये क्वेश्चन था, बस कैलकुलेशन था इसमें और कुछ नहीं। ठीक है, तो मुझे लगता है ये वाला कंसेप्ट काफ़ी बेहतरीन था। अब कोई बच्चा यहाँ पर ये -12 को 0 बनाते हुए सॉल्व कर रहा था, तो सीधा उनको पहले सी मिल जाता, सी की मदद से फिर बी मिल जाता, फिर बी की मदद से ए मिल जाता। दैट इज़ ऑल्सो गुड। कोई भी टेक्निक से जा सकते हो, आंसर तो यही होता। ठीक है।